हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। उसके अंदर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े और अपन ने उत्प्रेरक पढ़े और उत्प्रेरकों के प्रकार पढ़े। आज अपन इस पाठ को समाप्त करने जा रहे हैं। थोड़ा सा पार्ट बचा है इस पाठ का कि इसके अंदर क्या बच गया, उत्प्रेरकों के गुण बच गया एक तो, और एक दो चार ऐसी परिभाषाएं हैं जो अपने पेपर में आने लायक है और महत्वपूर्ण है, वो चीजें बच गई। तो उनको अभी यहाँ कंप्लीट करते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक वाले पार्ट को। तो मैं पहले देखो दो परिभाषाएं लिखता हूं, दो नाम लिखता हूं। देखो, एक तो होता है क्या, उत्प्रेरक वर्धक। एक तो क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक, और एक होता है क्या, उत्प्रेरक विष। दो नाम याद रखने, एक तो क्या होता है उत्प्रेरक वर्धक और दूसरा क्या होता है, यहां पे लिखता हूं मैं, उत्प्रेरक विष। उत्प्रेरक विष। और तीसरा एक नाम, तीसरा चौथा दो नाम में और आपके सामने यहां लिखता हूं। एक नाम लिखता हूं मैं किसका, ऐसे लिखता हूं ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकारक किसे कहा जाता है। वैसे तो मैंने इसको बताया था, परंतु यहाँ पे ये थोड़े से महत्वपूर्ण है अपने पेपर की दृष्टि से, इसलिए मैं इनको एक बार दोबारा और इनके साथ लिख देता हूं। ऑक्सीकारक और क्या है, अपचायक। ये चार परिभाषाएं हैं, ये चार अपने पेपर की दृष्टि से थोड़ी सी महत्वपूर्ण भी हैं, इनको अच्छे से समझना है। देखो ये उत्प्रेरक हैं, ये तो मतलब अपन समझ रहे हैं कि उत्प्रेरकों से संबंधित होगी, ये जो भी बातें होगी उत्प्रेरकों से संबंधित होगी। ये ऑक्सीकारक और अपचायक है, इसका मतलब ये ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं से संबंधित होगी। इतनी तो अपने दिमाग के अंदर बात क्लियर हो जानी चाहिए। उत्प्रेरक है तो फिर ये उत्प्रेरक वर्धक और ये उत्प्रेरक विष। विष का मतलब क्या होता है, जहर। जहर देने से आदमी क्या होता है, कितना ही अच्छा होता है ना, तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है ना। विष का मतलब क्या होता है, उसकी गति को रोक देना या उसका सत्यानाश कर देना, उसका विनाश कर देना। और वर्धक का मतलब बढ़ाना उसको, है ना, फलाना फुलाना, बढ़ाना उसको, तो ये वर्धक का मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्धक तो जो होते हैं वो तो कुछ अच्छा करेंगे, और विष होते हैं वो क्या करेंगे, कुछ बुरा करेंगे, कुछ कम करेंगे किसी चीज को। तो उसी में ही देखो, उत्प्रेरक वर्धक वो होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते, उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। देखना वहां धनात्मक उत्प्रेरक पढ़ा था। धनात्मक उत्प्रेरक ऐसे उत्प्रेरक थे जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे थे, और यहाँ पे उत्प्रेरक वर्धक हैं, इसका मतलब ये उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। और ये उत्प्रेरक विष उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। तो मैं इनकी परिभाषा लिखूं तो ऐसे लिखूं कि ऐसे पदार्थ जो किसकी, उत्प्रेरकों की, ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को, मतलब वो कितने क्रियाशील है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं जो घटा रहे हैं, उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि ये उत्प्रेरक वर्धक होते क्या है वास्तव में। तो ये उत्प्रेरक वर्धक ये होते हैं जो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो उत्प्रेरक काम में आते हैं उनकी क्रियाशीलता में क्या कर देते हैं, ये वृद्धि कर देते हैं। और मैं अगर इसी की परिभाषा यहां लिख दूं, बाद में इनको उदाहरण सहित बताता हूं। देखो, तो इनको समझा दूं तो ऐसे लिखूं कि ऐसे पदार्थ जो क्या करें, उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को, उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या घटा देते हैं। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो ये उत्प्रेरक वर्धक और विष क्या होते हैं, याद रखना कि उत्प्रेरक वर्धक तो उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता बढ़ाने वाले, और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता को घटाने वाले। मैं कल वाली सेम ही समीकरण लिखता हूं। जैसे देखो कौन सी समीकरण लिखता हूं,
कल मैंने आपको याद हो तो लिखा था N2 प्लस H2, N2 और H2 लिखा था, और ये अपन ने धनात्मक उत्प्रेरक में नहीं लिखा था, इनको लिखा था अपन ने किसके अंदर, इनको मैंने लिखा था किसके अंदर, विषमांगी उत्प्रेरकों के अंदर। क्यों? क्योंकि ये दोनों गैस है और ये क्या है, सॉलिड अवस्था के अंदर है, तो फिर इनकी अवस्था अलग हो जाएगी, तो ये किसमें चले जाएंगे अपने, ये चले जाएंगे किसके अंदर, विषमांगी उत्प्रेरकों के अंदर। अब देखना ये N2 और H2 मिलके क्या बना रहे थे, यहाँ पे NH3 बना रहे थे, NH3 बना रहे थे। तो मैं इस समीकरण को अगर संतुलित लिख दूं तो ये संतुलित समीकरण होगी। ठीक है भाई, N2 और H2 क्या कर रहे थे, सामान्यतः क्रिया करके NH3 बना रहे थे, उसमें Fe मिला दिया, उसने वेग को परिवर्तित कर दिया, और ये Fe तो उत्प्रेरक हो गया। अब Fe उत्प्रेरक हो गया, तो इसके साथ में एक और तत्व मिला दूं, मैं क्या मिला दूं, MO मिला दूं। ये MO को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम बोला जाता है इसको। ये मोलिब्डेनम चूर्ण अगर इसके अंदर मिला दूं, इस अभिक्रिया के चलते हुए साथ में, इसके साथ में Fe के साथ में, तो ये जितना काम पहले कर रहा था Fe, उतना काम यहां नहीं कर पाता। इसकी क्रियाशीलता क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं। यानी या तो क्या करेंगे, ये वाले क्रियाशीलता को क्या करेंगे, कम करेंगे, और या क्रियाशीलता को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ये मोलिब्डेनम क्या करता है, इनकी क्रियाशीलता को क्या करता है, बढ़ा देता है। किसकी, Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। ठीक है, इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, तो फिर घटाता कौन है। मैं यही एग्जाम्पल इसके अंदर लिखता हूं, देखना कैसे। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं इसके अंदर, क्या मैं ये सेम ही लिखता हूं, H2 और N2। कैसे लिख दो, N2 प्लस H2 लिख दो, चाहे H2 प्लस N2 लिख दो, और ये मिलके क्या बना लेंगे, अमोनिया बना लेंगे NH3, और इसके अंदर Fe तो मिला ही रखा है। अगर इसके अंदर CO में कोबाल्ट मिला दो, इसके अंदर थोड़ा सा, ये CO क्या है, यहाँ पे कोबाल्ट है, अगर इसके अंदर थोड़ा सा कोबाल्ट का चूर्ण मिला दूं, तो ये क्या करेंगे, इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और ये मोलिब्डेनम मिलाने पर ये इसकी क्रियाशीलता को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे MO जो है वो तो Fe जो उत्प्रेरक है, Fe यानी फेरस या आयरन, उसकी क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, और यहाँ पे ये जो है कोबाल्ट, ये Fe की क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो इस हिसाब से अपने ये उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष हो गए। वैसे एक और लिखना चाहूं तो लिख दो, देखो जैसे कल मैंने लिखा था, क्या कल मैंने लिखा था, वनस्पति तेल लिया था, वनस्पति तेल। इस वनस्पति तेल में मैंने कहा था हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है वनस्पति घी के अंदर। किस में बदल जाता है, वनस्पति घी में। अब मैंने कहा था इसमें उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, निकल का उपयोग किया जाता है। इस निकल के अंदर ही अगर साथ में मैं कॉपर का चूर्ण डाल दूं, Cu क्या है, यहाँ पे कॉपर है, अगर ये कॉपर का चूर्ण में इसके साथ में मिला दूं, तो ये क्या करेगा, इस निकल की क्रियाशीलता कम कर देगा, बढ़ा देगा। बढ़ाने वाले में पढ़ रहे हैं, तो ये निकल की क्रियाशीलता को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो वही बात कि ये Cu जो है वो निकल की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये जो कॉपर हो गया Cu, ये क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेरक वर्धक है। ठीक है, ये तो उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक की बात हुई, ध्यान रखना इनको। अब देखो ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। ऑक्सीकारक वो पदार्थ होते हैं जो किसी भी पदार्थ का या किसी भी परमाणु अणु का क्या कर दे, ऑक्सीकरण कर दे। क्या कर दे, ऑक्सीकरण। और ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ का क्या कर दे, अपचयन कर दे, वो क्या कहलाते, अपचायक कहलाते। कैसे कहलाते, देखो पहले परिभाषा लिखता हूं। परिभाषा लिखूं कि ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ का, जो अन्य पदार्थ या पदार्थों का, ऐसे लिख दो, पदार्थ या पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं। अन्य पदार्थों का क्या कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीकरण कर देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीकारक कहते हैं, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये तो ऑक्सीकारक की परिभाषा हुई कि ऐसे पदार्थ जो क्या करे, अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर दे, वो क्या कहलाते, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अभी मैं उदाहरण लिख के बताता हूं कैसे होते हैं। देखो
और इसके अंदर लिख दूं कि इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर ऐसे पदार्थों को कहेंगे अपन अपचायक, ऐसे पदार्थ जो क्या करे, अन्य पदार्थों का, ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का क्या कर दे, अपचयन कर दे, अन्य पदार्थों का क्या कर दे, अपचयन कर दे, अपचयन कर दे, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें अपचायक कहा जाता है, अपचायक कहते हैं या कहा जाता है। तो दोनों ही एक जैसी परिभाषा है, जो पदार्थ क्या करे, अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर दे तो वो ऑक्सीकारक, और जो अन्य पदार्थों का अपचयन कर दे तो वो क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। देखो मैं इसका उदाहरण लिखता हूं, जैसे मैंने वहां पे लिखाया था कि KI है, पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करवा दूं मैं, Cl2 से करवा दूं, Cl2 में क्लोरीन से करवा दूं। तो देखो यहां से ये जो प्लस वाला K है, क्योंकि आपको पता होगा ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, यहाँ पे ये जो K प्लस है ये यहां से निकल जाता था, यानी विद्युत धनी तत्व क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। आप याद करो विद्युत धनी तत्वों का जहां वियोग होता है वहां ऑक्सीकरण होता है। यहां से I2 से क्या हुआ, ये विद्युत धनी तत्व था निकल गया, और किसके साथ में चला गया, ये क्लोरीन, पोटेशियम क्लोरीन यानी क्लोरीन के साथ में चला गया, ये Cl के साथ में चला गया। तो बात यहाँ ये ध्यान रखना कि ये जो है ना, इसको निकाला तभी तो ऑक्सीकरण हुआ भाई, इसको विद्युत धनी तत्व को यहां से निकाला तभी तो ऑक्सीकरण हुआ। इसको निकाला किसने, क्या अपने आप निकल गया, नहीं निकला, इस क्लोरीन ने इसको निकाला। क्यों, क्योंकि यहां देखो इसको लेके कौन बैठा, क्लोरीन लेके बैठा है ना। क्लोरीन ने क्या किया, उसका वहां से क्या कर दिया, निष्कासन कर दिया या वहां से हटा दिया उसको। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, इस क्लोरीन ने निभाई। इसका मतलब यहाँ क्लोरीन क्या है, यहाँ क्लोरीन अपना क्या है, ऑक्सीकारक है। आपको ये रिएक्शन लिख के दे देगा और पूछेगा इनमें से कौन ऑक्सीकारक है, नीचे लिख देगा सारे, KI लिख देगा, Cl2 लिख देगा, I2 लिख देगा, KCl लिख देगा। आपको याद रखना कि यहाँ पे Cl2 जो है वो किसका काम कर रहा है, ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसने ही ऑक्सीकरण किया है, किसका, पोटेशियम आयोडाइड का। यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं यहाँ किसका ऑक्सीकरण हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड का। किसमें हुआ है, आयोडीन के अंदर। पूछ लेगा यहाँ पे कि पोटेशियम आयोडाइड का किसमें ऑक्सीकरण हुआ है, आयोडीन में। पूछ लेगा यहाँ किसका ऑक्सीकरण हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण हुआ है। याद रखनी ये बातें सारी। और ऐसे पदार्थों अन्य पदार्थों का क्या कर दे, अपचयन कर दे, अपचयन कर दे। तो फिर देखो अपचयन कैसे कर दे, अन्य पदार्थों का अपचयन कर दे। तो मैं ऐसे लिखो, देखो इसी के मिलता जुलता उदाहरण ले लो, मैं FeCl3 ले लो। इस FeCl3 की मैं रिएक्शन करवा दूं किससे, H2 से करवा दूं, हाइड्रोजन गैस से। तो यहां से बचेगा क्या, देखना ये FeCl2 बचेगा, यहाँ पे FeCl2 बचेगा, और प्लस में यहां से क्या बच जाएगा, HCl बच जाएगा, 2HCl लिख दो यहाँ पे। तो देखना यहां हुआ क्या, इसको अगर खोले तो ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। आपको पता है ये Cl माइनस होता है, माइनस, और ये Fe क्या होता है, प्लस का होता है। तो यहां से क्या निकला, देखो यहां से निकला क्या, विद्युत ऋणी तत्व निकला, Cl माइनस निकला। और जहां विद्युत ऋणी तत्व का वियोग होता है वहां पे कौन सी होती है अभिक्रिया, अपचयन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे FeCl3 का FeCl2 के अंदर क्या हो गया, अपचयन हो गया। ये अपचयन किया किसने, ये जो Cl1 माइनस का यहां से निकाल लिया था उसको लेके कौन गया, ये हाइड्रोजन ले गया, देखो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अपचयन करवाने के लिए आवश्यक कौन है, जिम्मेदार कौन है, हाइड्रोजन जिम्मेदार है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो ऐसे पदार्थ जो क्या कर दे, किसी पदार्थ का अपचयन कर दे, ये लो इसका बेचारे का यहाँ पे अपचयन कर दिया, FeCl3 का FeCl2 में अपचयन कर दिया। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन जो है ये क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो ये कहानी हुई इन चार बातों की, उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, ऑक्सीकारक और अपचायक। इसमें से प्रश्न पूछने के ज्यादा चांस है ऑक्सीकारक और अपचायक में से, आप इनको याद रखोगे। अब इसके बाद में एक अंतिम और अपने बच जाता है उत्प्रेरकों के गुण। ये लिखने के बाद में अपन पढ़ते हैं क्या, उत्प्रेरकों के गुण, यानी गुण क्या होते हैं। अपन ने पढ़ लिए कि उत्प्रेरक दो प्रकार से पढ़ते हैं अपन, क्रिया के आधार पर, और दूसरा पढ़ते हैं किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर।
अवस्था के आधार पर दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं कौन सा, समांगी, और दूसरा पढ़ते हैं कौन सा, विषमांगी। क्रिया के आधार पर चार प्रकार से पढ़ते हैं, एक कौन सा पढ़ते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, एक पढ़ते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक, और एक पढ़ते हैं कौन सा, उत्प्रेरक एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक स्वतः उत्प्रेरक और एक जैव उत्प्रेरक। ये चार उत्प्रेरक अपन पढ़ते हैं क्रिया के आधार पर। तो ये जो उत्प्रेरक पढ़े सारे के सारे, इनके कुछ तो गुण होते हैं, हर एक आदमी के गुण होते हैं, हर एक आदमी के दोष होते हैं, है ना। वैसे ही ये पढ़ लिए उत्प्रेरक, तो भी इनके कुछ तो गुण होंगे, और अपन ज्यादातर गुण ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि अवगुण तो किसी के नहीं देखने चाहिए। तो देखो अभी पढ़ते हैं अपन क्या, अपन पढ़ते हैं उत्प्रेरकों के गुण। उत्प्रेरकों के गुण क्या क्या हो सकते हैं, उत्प्रेरकों के गुण। देखो उत्प्रेरकों के गुण लिखता हूं मैं। सबसे पहले आप इनको समझो। देखो उत्प्रेरक आप खुद लिखने की कोशिश करोगे कि उत्प्रेरकों के गुण ये हो सकते हैं। हमने ये चीजें उत्प्रेरक पढ़ी तब देखी थी। तो अपन ने पहली बात तो ये देखी कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, खुद नहीं बदलते। मैंने कल ही बताया था कि ये क्या करते हैं, सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, परंतु खुद में कोई परिवर्तन नहीं होने देते। दूसरा क्या होता है, इनकी थोड़ी सी अल्प मात्रा ही है ना, वो बहुत होती है। भाई कल अपन ने ये बात की थी कि बाहर से कोई मेहमान आता है तो वो क्या करता है, अपने को ज्ञान देके चला जाता है, अपने में परिवर्तन करके चला जाता है, खुद में कोई परिवर्तन नहीं करता। दूसरी बात, वो थोड़े से समय के लिए देके जाता है, इसका मतलब इसकी थोड़ी सी मात्रा ही बहुत होती है, थोड़ा सा ज्ञान ही देके जाता है। तो वो उत्प्रेरकों की थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए। अगला ये याद रखना है कि ये जो है उत्प्रेरक, ये ना तो अभिक्रिया के वेग को प्रारंभ करते हैं और ना ही अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं और ना ही अभिक्रिया को खत्म करते हैं। सिर्फ ये क्या करते हैं, उसके वेग को बदल देते हैं। तो जो वो बाहर से आदमी आया था, वो ना तो अपनी पढ़ाई शुरू करवा सकता, ना अपन पढ़ रहे तो अपने को बंद करवा सकता। सिर्फ वो उसमें बदलाव कर सकता है, या तो अपने को प्रेरित करके पढ़ाई में अच्छा बना सकता है, तेज बना सकता है, या उसको अपने को जो पढ़ रहे हैं उसको ही मंदा कर सकता है। तो इसका मतलब ये ना तो वेग अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, ना अभिक्रिया को क्या करते, समाप्त करते, सिर्फ ये क्या करते, उसके वेग को परिवर्तित करते हैं। एक अपन ने पढ़ी थी पीछे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में कि ये प्रकार पढ़ा था, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ी थी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिससे अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं और वापस उत्पादों से क्या बन जाते हैं, अभिकारक बन जाते हैं। मतलब ये दोनों दिशाओं में चलती थी, एक अग्र दिशा में और वापस पश्च दिशा के अंदर। तो अग्र और पश्च दिशा के अंदर जो ये अभिक्रियाएं चलती है, इनमें दोनों में, अग्र में और पश्च में, दोनों अभिक्रियाओं में जो उत्प्रेरक आता है वो एक समान रूप से काम करता है। ये नहीं कि है ना जाते वक्त तो क्या करा अपन ने, तेज चले गए, यानी उसने रासायनिक अभिक्रिया को तेज संपन्न कर दिया, और वापिस जब उत्पादों से अभिकारक बना रहे हैं तो वो थोड़ा धीरे धीरे काम कर ले, ऐसा नहीं होता। अग्र और पश्च दोनों दिशाओं के अंदर क्या करता है, समान रूप से कार्य करता है। ये एक और अगला प्रकार याद रखना है कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं ना, ये उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही क्रियाशील होते हैं। इनका ताप बदल दे, मान लो अपन कहीं पे 400 केल्विन ताप पर अगर किसी वस्तु को गर्म कर रहे हैं, उसमें उत्प्रेरक डाल रहे हैं, तो वो 400 ताप ही रहना चाहिए उसका। अगर उसके ताप को कम या ज्यादा कर दिया तो इन उत्प्रेरकों की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो ये बातें ध्यान रखनी और इतने प्रकार याद करने। मैं लिखता हूं, देखो एक एक प्रकार। पहला प्रकार क्या याद रखना है कि पहला ये याद रखना है कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया को ना तो प्रारंभ करते, यही लिखूं पहले, ये रासायनिक अभिक्रिया को ना तो प्रारंभ करते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया को ना तो प्रारंभ करते हैं और ना ही समाप्त करते हैं, ये ना ही समाप्त करते हैं बल्कि उसके वेग में परिवर्तन करते हैं, बल्कि उसके वेग में परिवर्तन करते हैं। पहला तो ये याद रखना इसका गुण कि ये ना उसको शुरू करते ना उसको समाप्त करते, सिर्फ उसके वेग को क्या कर देते हैं, ये
परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा क्या याद रखना है कि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं। दूसरा याद रखना है, ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग में, ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करते हैं, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये भी याद रखना है। दूसरा गुण, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा ये याद रखना। तीसरा क्या याद रखना है, तीसरा मैं ये लिख दूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, वेग को परिवर्तित करने के लिए किनकी उत्प्रेरकों की, इनकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। इनकी सूक्ष्म मात्रा यानी थोड़ी सी मात्रा, सूक्ष्म मात्रा ही, इसकी सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है। पर्याप्त होती है मतलब काफी होती है, पर्याप्त होती है। तो तीसरा गुण ये याद रखना कि ये रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परावर्तित करने के लिए इनकी सूक्ष्म मात्रा, थोड़ी सी मात्रा ही क्या होती है, पर्याप्त होती है। चौथा क्या याद रखना है कि ये एक निश्चित ताप पर ही, ये एक निश्चित ताप पर ही, निश्चित ताप पर ही क्रियाशील रहते हैं। ये एक निश्चित ताप पर ही क्रियाशील रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ये एक निश्चित ताप पर ही क्रियाशील रहते हैं। ताप परिवर्तित करने पर, ताप परिवर्तित करने पर, ताप परिवर्तित करने पर इनकी क्रियाशीलता परिवर्तित हो जाती है। इनकी क्रियाशीलता, इनकी क्रियाशीलता परिवर्तित हो जाती है, इनकी क्रियाशीलता परिवर्तित हो जाती है। चौथा गुण ये याद रखना कि ये एक निश्चित ताप पर यदि क्रियाशील होते हैं, अगर इनका ताप परिवर्तित कर दिया तो इनकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अगला गुण क्या याद रखना है, अगला गुण ये याद रखना है। और अपन ने क्या गुण पढ़े थे कि पहला तो ये हो गया, ये ना तो प्रारंभ करते वेग को बढ़ा देते हैं, ये परिवर्तित करते वेग को परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करते। ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए इनकी सूक्ष्म मात्रा ही बहुत होती है, और ये निश्चित ताप पर क्रियाशील रहते, ताप बदलने पे इनकी क्रियाशीलता परिवर्तित हो जाती है। एक और इनका गुण लिखता हूं, इनका गुण ये लिखता हूं कि एक प्रत्येक अभिक्रिया के लिए ऐसे लिखता हूं मैं कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक ही कार्य करता है, विशिष्ट उत्प्रेरक ही कार्य करता है। विशिष्ट उत्प्रेरक, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है, ऐसे लिखूं, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक विशिष्ट उत्प्रेरक होता है। एक ही उत्प्रेरक, एक ही उत्प्रेरक सभी रासायनिक अभिक्रियाओं, एक ही उत्प्रेरक सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को परिवर्तित नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हरेक रासायनिक अभिक्रिया, प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए, एक विशिष्ट उत्प्रेरक होना चाहिए। हरेक रासायनिक अभिक्रिया के लिए अलग उत्प्रेरक होना चाहिए। एक ही उत्प्रेरक है, वो सारी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कतई परिवर्तित नहीं कर सकता।
और मैं एक छठा और लिख दूं प्रकार, याद रहे तो इनके सारे 6 के 6 याद रखना, नहीं तो 6 याद रखोगे पढ़ोगे तो कुछ 4-5 याद रह जाएंगे। यानी मैं ये लिखूं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में, किन अभिक्रियाओं में, उत्क्रमणीय जो दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक अग्र एवं पश्च, अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं में, अग्र एवं पश्च दोनों अभिक्रियाओं में समान रूप से कार्य करते हैं, समान रूप से कार्य करते हैं, समान रूप से कार्य करते हैं। यानी ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं में समान रूप से कार्य करते हैं, भेदभाव नहीं करते कि अग्र अभिक्रिया में तेजी से काम कर दे और पश्च अभिक्रिया में धीरे धीरे काम कर दे। तो इस हिसाब से अपन ने देखो क्या पढ़ा, अपन ने 4 बातें ये पढ़ी, ये बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना। उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक विष, ऑक्सीकारक और अपचायक, इनका ध्यान रखना। और ये इनके जो ये 5-6 अपन ने गुण पढ़े हैं, किनके, उत्प्रेरकों के गुण, इन गुणों को याद रखना। इनमें से पेपर में प्रश्न बन जाएगा कि है ना, कोई भी उत्प्रेरकों के 3 गुण लिखिए, 4 गुण लिखिए, या उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, है ना, या ऑक्सीकारक कौन है, अपचायक कौन है, इनकी बातों का ध्यान रखना। मेरे हिसाब से यहाँ से अपन ने पाठ को शुरू किया था ये रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों से, और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों से लेकर उत्प्रेरकों के गुणों तक अपन ने इस पाठ को कंप्लीट किया। आप इस पाठ को एक बार और देखना, सारे वीडियो प्लेलिस्ट से दोबारा देखना। ये पाठ एकदम इजी है, सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा। आगे की क्लास में अपन और कोई पाठ स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।